दोस्तों, आपने कभी देखा है नेचर का एक्सपेरिमेंट? हमारी नेचर भी बहुत क्रिएटिव है। इसने ऐसी ऐसी चीज़ें बनाई हैं जो किसी चमत्कार से कम नहीं है। आज के इस वीडियो में हम आपको ऐसे ऐसे एनिमल्स के बारे में बताएंगे जिसे देखकर लगता है कि ये नेचर का कोई एक्सपेरिमेंट है, जहां नेचर ने दो तीन अलग अलग एनिमल्स को मिला के एक नया जानवर बना दिया है। तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि हर जानवर अपने आप में एक चमत्कार है। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 10 प्लैटिपस। ऑस्ट्रेलिया के घने जंगलों और ठंडी नदियों में एक ऐसा जीव रहता है जो नेचर के लॉज को चुनौती देता है। बतख की बीक, ऊदबिलाव जैसे वेब्ड फीट और बीवर जैसी टेल, मानो प्रकृति ने अलग अलग जानवरों के हिस्से जोड़कर एक नया लिविंग एक्सपेरिमेंट बना दिया हो। प्लैटिपस सिर्फ एक जीव नहीं, ये एवोल्यूशन का एक बायोलॉजिकल मिरेकल है। प्लैटिपस अधिकतर समय पानी में बिताता है। ये अपने वेब्ड फीट की मदद से पानी में बेहद ग्रेसफुल तरीके से आगे बढ़ता है। डुबकी लगाते ही इसकी आंखें, कान और नाक एक साथ बंद हो जाते हैं, एक परफेक्ट एक्वाटिक एडेप्टेशन। लेकिन असली मैजिक इसके इलेक्ट्रो रिसेप्टर्स में है। ये रिसेप्टर्स उसे पानी के अंदर शिकार की माइक्रोस्कोपिक मूवमेंट्स तक का सिग्नल दे देते हैं। जब छोटा वर्म या श्रिम्प जरा सी हलचल करता है, प्लैटिपस उसे तुरंत डिटेक्ट कर लेता है। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे उसके पास पानी के अंदर बिल्ट इन रेडार हो। प्लैटिपस उन कुछ मैमल्स में से एक है जो एग्स देता है, अर्थात मोनोट्रीम समूह का सदस्य। मादा प्लैटिपस एक शांत जगह पर मिट्टी में बरो बनाती है। वहीं वो 1 से 3 अंडे देती है और उन्हें अपनी पूंछ से लपेटकर वार्म और सेफ रखती है। जब बच्चे निकलते हैं तो उन्हें दूध पिलाया जाता है। लेकिन यहाँ भी एक ट्विस्ट है। मादा के पास निपल्स नहीं होते। दूध त्वचा के छिद्रों से बाहर आता है और बच्चे उसे चाट कर पीते हैं। ये दृश्य नेचर की सबसे रेयर प्रक्रियाओं में से एक है। रात होते ही प्लैटिपस अपने बरो से निकलता है। पानी में उतरते ही ये पूरी तरह एक साइलेंट हंटर बन जाता है। इसके मूव्स स्मूथ, प्रिसाइज और ऑलमोस्ट इनविजिबल होते हैं। दिन भर की थकान के बाद ये अपने बरो में लौटता है, एक संकरी सुरंग जो अंदर जाकर कोजी नेस्टिंग जगह में बदल जाती है। यही इसका घर है, इसका फोर्ट्रेस। बहुत कम लोगों को पता है कि मेल प्लैटिपस वेनेमस होता है। इसके हाइंड लेग पर एक वेनेमस स्पर होता है। यह वेनम मनुष्य को नहीं मारता, पर इतना दर्द देता है कि हफ्तों तक व्यक्ति चल नहीं पाता। यह प्रकृति की ओर से इस जीव को मिला एक अदृश्य वेपन है। आज प्लैटिपस एक शांत, शांतिप्रिय जीव होते हुए भी खतरे में है। इसके हैबिटेट पर बढ़ते ह्यूमन सेटलमेंट्स, पोल्यूशन और बदलता क्लाइमेट असर डाल रहे हैं। इसलिए आज इसे नियर थ्रेटेंड कैटेगरी में रखा गया है। लेकिन कंजर्वेशनिस्ट लगातार कोशिश कर रहे हैं कि अगली पीढ़ियां भी इस अनोखे जीव को देख सकें। जहां बाकी जानवर नेचर के कॉमन रूल्स को फॉलो करते हैं, वहीं प्लैटिपस उन रूल्स से बाहर खड़ा है। एक ऐसा क्रीचर जो दिखाता है कि प्रकृति कितनी क्रिएटिव, मिस्टीरियस और अनप्रेडिक्टेबल हो सकती है। प्लैटिपस एक रिमाइंडर है कि दुनिया में अभी भी ऐसे जीव हैं जो हमारे इमेजिनेशन से भी आगे हैं। नंबर 9 ओकापी। दिखने में एक अजीब सा कॉम्बिनेशन लगता है। इसके पैरों पर ज़ेब्रा जैसे स्ट्राइप्स हैं, चेहरा जिराफ जैसा है और बॉडी एक घोड़े जैसी लगती है। लेकिन सच्चाई ये है कि ये जिराफ का सबसे करीब का रिलेटिव है। हाँ, ये ज़ेब्रा नहीं, जिराफ फैमिली का मेंबर है। प्रकृति में जैसे जिराफ को जंगल में रहने के लिए कॉम्पैक्ट और सीक्रेटिव रूप में बदल दिया हो। ओकापी केवल अफ्रीका के कॉन्गो के डेंस इटूरी रेन फॉरेस्ट में पाया जाता है। ये दुनिया के सबसे शाय और हिडन एनिमल्स में से एक है। इसे इंसान से बचने की इतनी आदत है कि दशकों तक लोग इसे एक मिथिकल क्रीचर मानते थे। जिराफ जैसी लंबी फ्लेक्सिबल टंग, पैरों पर ज़ेब्रा जैसी स्ट्राइप्स, छोटी लेकिन स्ट्रॉन्ग नेक, स्मूथ और डार्क वेलवेटी फर, बड़े ईयर्स जो स्मॉलेस्ट साउंड तक सुन लेते हैं। ओकापी की टंग इतनी लंबी होती है कि वो अपनी आंखों को भी साफ कर सकता है। ओकापी एक हर्बीवोर है। ये दिन भर जंगल में धीरे धीरे चलते हुए पत्ते, फल, ब्रांचेस और फंगाई खाता है। इसकी खासियत इसकी प्रीहेंसाइल टंग है, यानी एक ऐसी टंग जो पेड़ की टहनियों को पकड़कर पत्ते तोड़ सकती है। ओकापी का जीवन बिल्कुल शांत, स्लो और हिडन रहता है। ये अक्सर अकेला रहता है। मादा ओकापी डेंस बुशेस के बीच एक सेफ जगह चुनती है। प्रेगनेंसी लगभग 14-15 महीने चलती है। बच्चा पैदा होने के बाद वो कई हफ्तों तक एक हिडन जगह पर रहता है, ताकि प्रीडेटर्स उसकी स्मेल न पकड़ पाएं। जंगल में सर्वाइवल की ये स्ट्रैटेजी बेहद महत्वपूर्ण है। ओकापी बहुत शाय और सीक्रेटिव होता है, ज़्यादातर अकेला रहता है। बड़े फ्लेक्सिबल ईयर्स इसे स्मॉलेस्ट साउंड सुनने में मदद करते हैं। प्रीडेटर्स से बचने के लिए ये ऑलमोस्ट साइलेंट चलता है। ये जंगल का एक शांत साइंटिस्ट जैसा जीव है। आज ओकापी एंडेंजर्ड कैटेगरी में है। जंगलों का हैबिटेट लॉस, इलीगल हंटिंग या पोचिंग, कॉन्गो की पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, क्लाइमेट चेंज और कंजर्वेशनिस्ट्स ओकापी को बचाने के लिए स्पेशल ओकापी वाइल्ड लाइफ रिजर्व जैसे स्टेप्स ले रहे हैं।
जंगल के बीच छुपकर रहने वाला ओकापी हमें याद दिलाता है कि दुनिया में अभी भी ऐसी स्पीशीज मौजूद हैं जो हमारी नज़रों से दूर लेकिन प्रकृति के लिए प्राइसलेस हैं। ओकापी सिर्फ एक जीव नहीं, ये नेचर का एक लिविंग सीक्रेट है, एक खूबसूरत रिमाइंडर कि दुनिया कितनी मिस्टीरियस और मैजिकल हो सकती है। नंबर 8, जाइंट एंट ईटर। जाइंट एंट ईटर एक बड़ा, अलग दिखने वाला इंसेक्ट ईटिंग मैमल है, जिसकी पहचान इसकी लंबी पतली स्नाउट, अविश्वसनीय 60 सेंटीमीटर लंबी स्टिकी टंग और झाड़ू जैसी बड़ी बुशी टेल से होती है। ये जानवर धीरे धीरे चलता है, लेकिन इसकी सेंस ऑफ स्मेल इंसानों से करीब 40 टाइम्स ज़्यादा पावरफुल होती है, जिससे ये दूर से ही एंटहिल और टर्माइट्स के डीप टनल्स को डिटेक्ट कर लेता है। इसकी बॉडी पर डेंस फर होती है, जो इसे कीड़ों के बाइट्स, गर्मी और हार्श मौसम से बचाती है। जाइंट एंट ईटर को देखकर ऐसा लगता है जैसे नेचर ने इसे खास तौर पर कीड़े खाने के लिए ही डिज़ाइन किया हो। एक ऐसा क्रीचर जो शांत रहता है लेकिन अपने काम में एकदम परफेक्ट है। साउथ अमेरिका के घास के मैदानों, वेटलैंड्स और डेंस फॉरेस्ट्स में घूमने वाला ये शांत जायंट अक्सर अकेला रहता है। ये दिन भर धीरे धीरे चलते हुए बड़े इलाकों में सर्च करता है, जहां ये अपनी पावरफुल क्लॉज की मदद से एंटहिल को तोड़कर अंदर मौजूद हजारों एंट्स और टर्माइट्स को खा जाता है। प्रकृति ने इसे दांत नहीं दिए, इसलिए ये अपनी लंबी टंग पर स्टिकी सलाइवा की मदद से कीड़ों को पकड़ता है और सीधे निगल जाता है। इसका खाना खाने का तरीका इतना फास्ट होता है कि इसकी टंग 1 मिनट में 150 बार अंदर बाहर जा सकती है। इसकी यही खासियत इसे दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे एफिशिएंट कीट भक्षक बनाती है। जायंट एंट ईटर की बॉडी स्ट्रक्चर पूरी तरह उसके जीवन के हिसाब से बना है। इसकी लंबी स्नाउट उसके अंदर छुपी लचीली जीभ को परफेक्ट तरीके से सपोर्ट करती है, जबकि इसकी मोटी टेल इसे हार्श धूप से बचाती है और जंगल में कैमोफ्लाज का काम भी करती है। इसके क्लॉज इतने शार्प होते हैं कि ये उनसे प्रेडेटर से भी खुद को बचा लेता है। ये जानवर डिफेंसिव तो है पर अग्रेसिव नहीं और बिना वजह किसी पर अटैक नहीं करता, लेकिन खतरा महसूस होने पर इसकी एक ही चोट बड़े प्रेडेटर्स को भी पीछे हटने पर मजबूर कर देती है। जायंट एंट ईटर की लाइफ काफ़ी शांत और स्लो पेस्ड होती है। ये ज़्यादातर दिन में एक्टिव रहता है, लेकिन गर्म इलाकों में इसे रात को भी खाना खोजते हुए देखा जा सकता है। ये पानी भी अच्छी तरह से क्रॉस कर सकता है और ज़रूरत पड़ने पर स्विमिंग भी कर लेता है। हालांकि ये अकेला रहता है, लेकिन इसका नेचर क्यूरियस होता है। नई जगहों, नई स्मेल्स और नए एंट हिल्स को एक्सप्लोर करना इसे पसंद है। इसकी डेली रूटीन सिंपल है: चलना, खाना ढूंढना, एंट हिल्स तोड़ना और फिर किसी शेडी जगह पर आराम करना। जायंट एंट ईटर की पॉपुलेशन आज कई जगहों पर कम होती जा रही है। ह्यूमन डेवलपमेंट, फॉरेस्ट फायर्स, रोड एक्सीडेंट्स और हैबिटेट डिस्ट्रक्शन इसकी सर्वाइवल के लिए बड़ा खतरा बन चुके हैं। इसी वजह से इसे वल्नरेबल स्पीशीज की कैटेगरी में रखा गया है। कंजर्वेशन ग्रुप्स और रिसर्चर्स लगातार इसे प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके नेचुरल हैबिटेट को सुरक्षित रखना, रोड क्रॉसिंग्स पर सेफ्टी बनाना और अर्बन डेवलपमेंट से इसके होम्स को बचाना इन प्रयासों का हिस्सा है। अगर ये कोशिशें सफल रहीं तो आने वाले समय में जायंट एंट ईटर जंगलों में उतनी ही शान से घूमता रहेगा जितना हजारों सालों से घूमता आया है। नंबर 7, मड स्किपर। मड स्किपर एक ऐसा फिश स्पीशीज है जो पानी में रहने के साथ साथ ज़मीन पर भी आराम से चल सकता है, और यही उसकी सबसे बड़ी एम्फीबियस एबिलिटी है जिसने साइंटिस्ट्स को हमेशा से अमेज किया है। इसका शरीर स्लाइमी और मॉइस्ट रहता है ताकि ये ज़मीन पर भी बिना सूखे सर्वाइव कर सके, और इसकी स्पेशली अडेप्टेड पेक्टोरल फिन्स इसे ऐसे मूवमेंट देती हैं जैसे कोई छोटा सा एनिमल मड पर क्रॉल कर रहा हो। ये ज़्यादातर कोस्टल मैंग्रोव एरियाज, टाइडल फ्लैट्स और मडी शोर्स में पाए जाते हैं, जहां पानी और ज़मीन दोनों की कंडीशंस कॉन्स्टेंटली बदलती रहती हैं। मड स्किपर की यही अडेप्टेबिलिटी इसे नेचर के सबसे यूनिक क्रीचर्स में से एक बनाती है। मड स्किपर की सबसे इंटरेस्टिंग खासियत है कि ये ज़मीन पर रहते हुए भी ब्रीथ कर सकता है, लेकिन ये ऐसा सामान्य लंग्स से नहीं, बल्कि अपनी मॉइस्ट स्किन, माउथ लाइनिंग और गिल चेम्बर्स में पानी का एक छोटा रिजर्वायर होल्ड करके करता है। जब ये पानी से बाहर आता है तो इसके गिल चेम्बर्स बलून की तरह इन्फ्लेट होकर अंदर स्टोर्ड पानी से ऑक्सीजन एक्सचेंज करते रहते हैं। ज़मीन पर चलते समय ये हर थोड़ी देर में अपने बॉडी को वेट करने के लिए वापस वाटर या वेट मड पर जाता है, ताकि इसकी ब्रीदिंग सिस्टम ठीक काम करती रहे। इस तरह इसका पूरा लाइफस्टाइल पानी और ज़मीन के बीच एक परफेक्ट बैलेंस पर टिका होता है। मड स्किपर की आंखें भी काफ़ी अनयूजुअल होती हैं, क्योंकि ये उसकी हेड पर उभरी हुई होती हैं जो उसे वाइड विजन देती हैं, बिल्कुल पेरिस्कोप की तरह।
इस एलिवेटेड आई पोजीशन की वजह से ये दूर से अप्रोचिंग प्रेडेटर्स को डिटेक्ट कर लेता है और तुरंत पानी में कूद जाता है। इसकी आंखें इंडिपेंडेंटली मूव कर सकती हैं, जिससे ये एक साथ ऊपर, नीचे और आसपास सभी डायरेक्शंस में देख सकता है। यही एबिलिटी इसे मडी हैबिटेट में सर्वाइव करने में बहुत हेल्प करती है, जहां विजिबिलिटी अक्सर लो होती है। आइस को मॉइस्ट रखने के लिए ये बार बार ब्लिंक जैसा मूवमेंट भी करता है। फीडिंग के मामले में मड स्किपर काफ़ी ऑपर्चुनिस्टिक होता है और इसका मुख्य भोजन छोटे इन्वर्टिब्रेट्स, एल्गी, इंसेक्ट्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ये अपनी स्ट्रॉन्ग जॉज और क्विक टंग मूवमेंट्स की मदद से मड पर मौजूद छोटे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को पिक करता है। कभी कभी ये टेरिटोरियल फाइट्स में भी अपनी बड़ी माउथ ओपन करके डिस्प्ले करता है, जिससे ये और एक मेल को इंटिमिडेट कर सके। फीडिंग और टेरिटोरियल बिहेवियर दोनों में इसकी एजिलिटी काफ़ी महत्वपूर्ण होती है, जो इसे बाकी फिश स्पीशीज से बहुत अलग बनाती है। नंबर 6, मेन्ड वुल्फ। मेन्ड वुल्फ एक बेहद अनोखा और एलिगेंट लुकिंग वाइल्ड कैनिड है, जिसे देखकर पहली नज़र में लोग फॉक्स भी समझ लेते हैं। लेकिन ये ना वुल्फ है ना फॉक्स, बल्कि अपनी ही अलग कैटेगरी का यूनिक कैनिड स्पीशीज है। इसकी सबसे बड़ी खासियत है इसके लंबे और पतले स्टिल्ट लाइक लेग्स, जो इसे टॉल ग्रासलैंड्स में आसानी से चलने और दूर तक देखने में मदद करते हैं। मेन्ड वुल्फ का रेडिश फर और नेक के पीछे का लंबा काला मेन इसे और भी ज्यादा स्ट्राइकिंग बनाता है, और इसी मेन के खड़े होने की एबिलिटी ने इसे मेन्ड नाम दिया है। ये ज्यादातर साउथ अमेरिकन ग्रासलैंड्स, खासकर ब्राजील, पराग्वे और बोलीविया में पाया जाता है, जहां इसका ग्रेसफुल प्रेजेंस किसी मिथिकल क्रीचर जैसा लगता है। मेन्ड वुल्फ का बिहेवियर काफ़ी शाय और सॉलिटरी होता है, यानी ये अकेले रहना पसंद करता है और रेयरली ही ग्रुप बनाता है। ये दिन के मुकाबले रात में ज़्यादा एक्टिव होता है, क्योंकि ये प्राइमरीली नॉक्टर्नल हंटर है। इसकी लॉन्ग लेग्स और शार्प हियरिंग इसे टॉल वेजिटेशन के बीच छिपे प्रे को डिटेक्ट करने में हेल्प करती हैं। चलते समय इसकी गेट एक हॉर्स की तरह देखने में लगती है, क्योंकि इसके कदम काफ़ी लंबे और रिदमिक होते हैं। ये अपनी टेरिटरी को सेंट मार्किंग से डिफाइन करता है, जिसमें इसका पंजेंट स्मेलिंग यूरिन यूज होता है, जो काफ़ी प्रसिद्ध और थोड़ा इनफेमस है। मेन्ड वुल्फ का डाइट भी काफ़ी सरप्राइजिंग है, क्योंकि ये सिर्फ कार्निवोर नहीं बल्कि ओमनीवोर है। ये रोडेंट्स, रैबिट्स, स्नेक्स, आर्माडिलोज, इंसेक्ट्स सब खाता है। लेकिन सबसे आइकॉनिक है इसका स्पेशली पसंद किया जाने वाला फ्रूट वुल्फ एप्पल, जिसे लोबेरा फ्रूट भी कहते हैं। ये फ्रूट इसके डाइजेशन और हेल्थ के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, और माना जाता है कि ये इसे पैरासाइटिक इन्फेक्शन से भी बचाता है। इस तरह इसका फूड चॉइस दिखाता है कि ये एक फ्लेक्सिबल फीडर है, जो फॉरेस्ट और ग्रासलैंड्स दोनों की ऑफरिंग्स का फायदा उठाता है। मेन्ड वुल्फ की आवाज़ भी और वुल्फ से अलग होती है। ये एक यूनिक डीप रोर बाक निकालता है, जो दूर तक सुनाई देता है और प्राइमरीली कम्युनिकेशन के काम आता है। ये आवाज़ इतनी डिस्टिंक्टिव होती है कि रिसर्चर्स इसे आसानी से डिटेक्ट कर लेते हैं। इसके अलावा ये सॉफ्ट वाइन्स, ग्रॉल्स और स्क्वीक्स भी यूज़ करता है सिचुएशन के हिसाब से। टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स या मीटिंग कॉल्स के दौरान इसका रोर बाक सबसे ज़्यादा कॉमनली सुना जाता है। नंबर 5, होअटसिन। होअटसिन एक बेहद अनयूजुअल और प्री हिस्टोरिक लुकिंग बर्ड है, जिसे देखकर ऐसा लगता है जैसे ये सीधे किसी एंशिएंट एरा से निकलकर आज के जंगलों में आ गया हो। इसका रंग बिरंगा अपीयरेंस, ब्लू फेस, लाल आइज और स्पाइकी क्रेस्ट इसे बाकी बर्ड्स से पूरी तरह अलग बनाता है। होअटसिन ज़्यादातर स्वॉम्पी फॉरेस्ट्स और अमेज़न के डेंस वेटलैंड्स में पाया जाता है, खासकर ब्राज़ील, पेरू और कोलंबिया के अमेज़न बेसिन में। इसके यूनिक लुक्स की वजह से इसे कई बार स्टिंक बर्ड भी कहा जाता है, क्योंकि इसका बॉडी ओडर थोड़ा स्ट्रॉन्ग होता है, जो इसके स्पेशल डाइजेशन सिस्टम से आता है। होअटसिन की सबसे बड़ी खासियत इसका हाइंड गट फर्मेंटेशन सिस्टम है, जो किसी भी मॉडर्न बर्ड में नहीं मिलता। ये बिल्कुल काओ या बफेलो की तरह अपने स्टमक में फूड फॉर्मेंट करता है। यस, ये एक ऐसा बर्ड है जो रूमिनेंट स्टाइल डाइजेशन करता है। इसका खाना ज़्यादातर लीव्स, बड्स और सॉफ्ट वेजिटेशन होता है, और इसी लीसी डाइट को डाइजेस्ट करने के लिए इसके गट में एक बड़े चेंबर में फर्मेंटेशन होता है। इस प्रोसेस की वजह से होअटसिन का चेस्ट काफ़ी बल्की होता है और ये ज़्यादा अच्छी तरह फ्लाई नहीं कर पाता। इसकी फ्लाइट स्लो और क्लमजी होती है। होअटसिन के चिक्स भी कम इंटरेस्टिंग नहीं होते, बल्कि शायद इससे भी ज़्यादा यूनिक हैं। जन्म के थोड़े समय बाद इनके विंग्स में असली क्लॉज होते हैं, बिल्कुल प्री हिस्टोरिक बर्ड्स जैसे आर्कियोप्टेरिक्स की याद दिलाने वाले। ये क्लॉज बच्चों को ट्रीज पर चढ़ने और गिरने पर वापस ऊपर क्लॉ करके आने में हेल्प करते हैं। प्रेडेटर्स से बचने के लिए चिक्स पानी में छलांग लगाकर नीचे छिप जाते हैं और फिर अपने क्लॉज और विंग्स का इस्तेमाल करके आराम से वापस ऊपर चढ़ जाते हैं। जैसे जैसे वे बड़े होते हैं, ये क्लॉज धीरे धीरे गायब हो जाते हैं।
होएत्सिन एक बेहद सोशल बर्ड है जो बड़ी कॉलोनीज में रहता है। ये ज़्यादातर रिवर एजेस और मार्शेस के ऊपर डेंस ट्रीज पर नेस्ट बनाते हैं, जहां पूरी फ्लॉक्स एक साथ रहकर खाना ढूंढते और रेस्ट करते हैं। इनके ग्रुप्स का बिहेवियर काफ़ी वोकल और नॉइजी होता है। ये ग्रंट्स, हिसेस और क्रोकिंग जैसी कई तरह की वियर्ड साउंड्स निकालते हैं, जो देखने में फनी भी लगती हैं और फैसिनेटिंग भी। ग्रुप लिविंग इनके सर्वाइवल के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये प्रेडेटर्स को कलेक्टिवली इंटिमिडेट कर सकते हैं। नंबर 4, पैटागोनियन मारा। पैटागोनियन मारा एक बेहद ग्रेसफुल और डियर लाइक दिखने वाला लार्ज रोडेंट है, लेकिन दिखने में जितना रैबिट या एंटीलोप जैसा लगता है, असल में ये गिनी पिग फैमिली का हिस्सा है। इसकी लॉन्ग लेग्स, इलोंगेटेड फेस और शॉर्ट टेल इसे साउथ अमेरिकन ग्रासलैंड्स का एक एलिगेंट क्रीचर बनाते हैं। ये ज़्यादातर ओपन स्क्रबलैंड्स और पैटागोनियन प्लेन्स में पाया जाता है, खासकर अर्जेंटीना के ड्राई और विंडी रीजन्स में। इसकी स्मूथ रनिंग स्टाइल और अलर्ट पोस्चर इसे दूर से ही एक वाइल्ड हेयर जैसा लुक देता है, लेकिन इसके बिहेवियर और बायोलॉजी पूरी तरह अलग हैं। पैटागोनियन मारा की सबसे इंटरेस्टिंग खासियत है इसकी मोनोगमस लाइफस्टाइल, यानी ये एक पार्टनर चुनकर लाइफ लॉन्ग साथ रहते हैं। वाइल्ड वर्ल्ड में ये बिहेवियर काफ़ी रेयर माना जाता है और इसी वजह से मारा को एक वेरी लॉयल रोडेंट भी कहा जाता है। ये पैर मिलकर अपनी टेरिटरी को डिफेंड करते हैं और फीडिंग, रेस्टिंग और पेरेंटिंग सब कुछ कोऑर्डिनेटेड तरीके से करते हैं। इनके रिश्ते काफ़ी स्टेबल होते हैं और ये एक दूसरे से काफ़ी वोकल और जेंटल इंटरैक्शंस भी दिखाते हैं। रनिंग के मामले में पैटागोनियन मारा बेहद इंप्रेसिव है। इसकी लॉन्ग पावरफुल लेग्स इसे हाई स्पीड गैलप्स और लॉन्ग लीप्स करने में मदद करती हैं, बिल्कुल किसी छोटे एंटेलोप की तरह। ये प्रेडेटर्स से बचने के लिए जिगजैग रनिंग स्टाइल अडॉप्ट करता है और कभी-कभी 45-50 किलोमीटर पर आवर तक की तेज दौड़ भी लगा सकता है। इसकी मूवमेंट इतनी क्लीन और स्मूथ होती है कि इसे देखना खुद में एक विजुअल ट्रीट होता है। ओपन प्लेन्स के लिए ये एक परफेक्टली अडेप्टेड रनर है। फीडिंग हैबिट्स की बात करें तो मारा प्राइमरीली हर्बीवोर है और ग्रासेस, सीड्स, लीव्स और लो ग्रोइंग श्रब्स खाता है। ड्राई क्लाइमेट्स में सर्वाइव करने के लिए इसकी डाइट काफ़ी अडेप्टेबल होती है। ये टफ और ड्राई वेजिटेशन भी आसानी से खा सकता है। इसका डाइजेस्टिव सिस्टम एफिशिएंटली फाइबर प्रोसेस करता है, जिससे ये कम वाटर रिसोर्सेज वाले हैबिटेट्स में भी कंफर्टेबली जी सकता है। फीडिंग के दौरान ये जमीन पर शांत बैठकर धीरे-धीरे वेजिटेशन ग्रेस करता है। ब्लू टंग्ड स्किंक। ब्लू टंग स्किंक एक बेहद फैसिनेटिंग और चंकी बॉडीड लिजर्ड है, जो अपनी बड़ी शाइनी ब्लू टंग की वजह से दुनिया भर में फेमस है। ये दिखने में काम लगता है, लेकिन इसका रंग बिरंगा टंग एक पावरफुल डिफेंस मैकेनिज्म की तरह काम करता है। जब कोई प्रेडेटर पास आता है तो ये अचानक अपना ब्राइट ब्लू टंग बाहर निकालकर जोर से हिस करता है और खुद को डरावना दिखाने की कोशिश करता है। ये ज़्यादातर ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और पापुआ न्यू गिनी के ड्राई फॉरेस्ट्स, ग्रासलैंड्स और सबर्बन एरियाज में पाया जाता है, और यहीं की डाइवर्स कंडीशंस ने इस स्पीशीज़ को इतना अडेप्टेबल बनाया है। ब्लू टंग्ड स्किंक का बॉडी स्ट्रक्चर काफ़ी स्टर्डी होता है, शॉर्ट लेग्स, ब्रॉड हेड और स्मूथ शाइनी स्केल्स, जो इसे एक स्मॉल रेप्टाइल टैंक जैसा लुक देते हैं। इसकी धीमी चाल के बावजूद ये काफ़ी अलर्ट क्रीचर होता है और हवा में मौजूद वाइब्रेशंस और स्मेल्स को जल्दी पकड़ लेता है। ये ज़मीन के काफ़ी करीब रहता है और ज़्यादातर टाइम अंडरग्रोव्स, फॉलन लॉग्स और रॉक्स के नीचे हाइड करता है। इसका बॉडी कलरेशन ब्राउन, ग्रे और ब्लैक बैंड्स इसे परफेक्ट कैमोफ्लेज प्रोवाइड करता है, जिससे ये प्रेडेटर्स और हंटर्स दोनों से बच पाता है। डाइट के मामले में ब्लू टंग्ड स्किंक एक परफेक्ट ओमनिवोर है। ये इंसेक्ट्स, स्नेल्स, वर्म्स, फ्रूट्स, बेरीज, फ्लावर्स और इवन छोटे रोडेंट्स तक खा लेता है। अर्बन एरियाज में ये गार्डन स्नेल्स और लेफ्टओवर फूड भी हैप्पीली खा लेता है। इसी वजह से ये ह्यूमन सेटलमेंट्स के आसपास भी आसानी से सर्वाइव कर लेता है। इसका मेटाबॉलिज्म स्लो होता है, इसलिए ये पूरे दिन में थोड़ा थोड़ा करके खाना पसंद करता है और उसके बाद वार्म जगह पर बास्क करके भोजन को डाइजेस्ट करता है। बिहेवियरली ब्लू टंग्ड स्किंक काफ़ी शांत और माइल्ड टेम्पर्ड रेप्टाइल माना जाता है। ये अननेसेसरीली अग्रेशन शो नहीं करता, लेकिन थ्रेट फील होते ही पूरी ताकत से अपना माउथ ओपन करता है, लाउडली हिस करता है और टंग को बार बार फ्लिक करता है ताकि अटैकर कंफ्यूज्ड हो जाए। अगर सिचुएशन और सीरियस हो जाए तो ये कभी-कभी अपने भारी बॉडी को इन्फ्लेट करके और बड़ा दिखाने की कोशिश करता है। ये बिहेवियर्स दिखाते हैं कि ये फाइट से ज़्यादा इंटिमिडेशन स्ट्रैटेजी पर भरोसा करता है। नंबर 2, बाबीरूसा।
बाबिरूसा एक बेहद स्ट्रेंज, ऑलमोस्ट मिथिकल दिखने वाला वाइल्ड पिग है, जिसे देखकर ऐसा लगता है जैसे ये किसी फैंटेसी मूवी से निकल कर आया हो। इसका सबसे आइकॉनिक फीचर है इसके उल्टे मुड़े हुए टस्क्स, जो लिटरली इसकी स्कल को पियर्स करते हुए ऊपर की ओर बढ़ते हैं। ये दुनिया में कहीं और नहीं मिलता। बाबिरूसा सिर्फ इंडोनेशिया के रिमोट आइलैंड्स जैसे सुलावेसी, बुरू और सूला में पाया जाता है। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट्स और डेंस स्वैम्स इसके आइडियल हैबिटेट्स माने जाते हैं, और इसी आइसोलेटेड आइलैंड लाइफ ने इसे इतना अनयूजुअल बना दिया है। बाबिरूसा की ये अपवर्ड कर्विंग टस्क्स एक्चुअली इसके अपर कैनाइन्स होते हैं, जो मेल्स में सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट होते हैं। ये टस्क्स इतने लॉन्ग और थिन होते हैं कि कई बार ये बाबिरूसा की ही स्किन को टच करने लगते हैं। साइंटिस्ट्स का मानना है कि इनका मेन काम डिस्प्ले और इंटिमिडेशन है, ना कि एक्चुअल फाइटिंग। जब ये मेल्स राइवलरी शो करते हैं तो ये टस्क्स एक क्राउन जैसा अपीयरेंस देते हैं, जो फीमेल्स को अट्रैक्ट करने में भी रोल निभा सकता है। ये फीचर इसे दुनिया के सबसे यूनिक मैमल्स में से एक बनाता है। बॉडी स्ट्रक्चर की बात करें तो बाबिरूसा का फिजिक काफ़ी स्लेंडर और लॉन्ग लेग्ड होता है, जो इसे रेगुलर पिग्स की तुलना में अलग लुक देता है। इसके लॉन्ग लेग्स और लाइट वेट बिल्ड की वजह से ये डेंस फॉरेस्ट्स में सरप्राइजिंगली फास्ट मूव कर सकता है। स्किन काफ़ी थिन और रिंकल्ड होती है, जो कभी कभी ग्रे तो कभी लाइट ब्राउन दिखती है। मोस्ट पिग्स के उलट ये एनिमल कम हेरी होता है, जिससे इसका प्री हिस्टोरिक लुक और ज़्यादा उभर कर आता है। फीडिंग हैबिट्स भी काफ़ी इंटरेस्टिंग हैं। बाबिरूसा प्राइमरीली ओमनिवोर है और फ्रूट्स, लीव्स, रूट्स, फंगाई, इंसेक्ट्स और कभी-कभी छोटे एनिमल्स तक खा लेता है। ये अपने स्नाउट से ज़मीन को जुताई करने जैसा काम करता है, अनलाइक डोमेस्टिक पिग्स। इंस्टेड ये सॉफ्ट वेजिटेशन और फॉलन फ्रूट्स पर ज़्यादा डिपेंड करता है। वाटर बॉडीज़ इसके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं और ये अक्सर मडी स्वैम्स में जाकर अपने शरीर को ठंडा रखता है, बिल्कुल बफेलो की तरह। नंबर 1, पोटू। पोटू एक ऐसा बर्ड है जो देखने में जितना अडोरेबल लगता है, उतना ही मिस्टीरियस और परफेक्टली कैमोफ्लेज्ड भी है। ये अपनी बड़ी गोल येलो आइज, वाइड गेपिंग माउथ और ट्री ट्रंक जैसा कैमोफ्लेज की वजह से इंस्टेंटली पहचाना जाता है। पोटू मोस्टली सेंट्रल और साउथ अमेरिका के ट्रॉपिकल फॉरेस्ट्स में पाया जाता है, खासकर ब्राज़ील, वेनेजुएला और कोलंबिया के डेंस जंगल रीजन्स में। रात को ये ट्री ब्रांचेस पर बैठकर एक घोंसली स्टैचू जैसा दिखाई देता है, बिल्कुल स्टिल और बिल्कुल साइलेंट। पोटो की सबसे बड़ी ताकत है इसका कैमोफ्लेज मास्टरी। ये दिन में एक ब्रोकन ट्री स्टंप जैसा पोज लेकर पूरी तरह इमोबाइल हो जाता है, जिससे प्रेडेटर्स और ह्यूमंस दोनों को विश्वास करना मुश्किल हो जाता है कि ये एक लिविंग बर्ड है। इसके फेदर्स का पैटर्न ट्री बार्क से परफेक्टली मैच करता है। अगर हवा तेज हो तो ये हल्का सा स्वे भी करता है, बिल्कुल शाख की तरह। यही इसकी सबसे लेजेंडरी सर्वाइवल ट्रिक है। ये टेक्निक लाखों वर्षों की एवोल्यूशन ने इसे दी है। नॉक्टर्नल नेचर भी पोटू को बहुत यूनिक बनाता है। रात होते ही इसकी बड़ी ग्लोइंग आइज इंसेक्ट्स को डिटेक्ट करने लगती हैं और ये अपने वाइड फ्रॉग लाइक माउथ का यूज़ करके उड़ते हुए कीड़ों को पकड़ लेता है। ये मोस्टली मॉथ्स, बीटल्स और फ्लाइंग इंसेक्ट्स खाता है। फ्लाइट स्लो होती है लेकिन प्रिसिजन शानदार। ये साइलेंटली उड़कर एकदम सही एंगल से प्रे पकड़ता है। रात की हवा में इसका सॉफ्ट हू हू कॉल सुनाई देता है, जो सुनने में थोड़ा हॉन्टिंग लगता है। पोटू का वॉइस बिहेवियर और भी इंटरेस्टिंग है। इसका कॉल फॉरेस्ट में एक घोंसली वेल जैसा गूंजता है, इसीलिए कई स्थानीय लोग इसे स्पिरिचुअल या मिस्टीरियस बर्ड मानते हैं। ग्रेट पोटू का कॉल स्पेशली डीप और ईयरी होता है, जो रात के शांत जंगल में और भी ड्रामेटिक लगता है। ये कॉल्स प्राइमरीली टेरिटरी मार्किंग और मेट कम्युनिकेशन के लिए यूज होते हैं। डे टाइम में ये बिल्कुल आवाज़ नहीं करता, जस्ट कंप्लीट साइलेंस। तो दोस्तों, ये थे 10 एनिमल्स जो किसी चमत्कार से कम नहीं है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन ज़रूर दबाइए, ताकि आपको ऐसे ही रेयर और अमेजिंग एनिमल्स के बारे में और इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलती रहें। कमेंट में ज़रूर बताइए कि इन सब एनिमल्स में से आपको सबसे ज़्यादा कौन सा एनिमल सबसे ज़्यादा स्ट्रेंज लगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और अमेजिंग क्रीचर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।